हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूनिट फर्स्ट का ये पार्ट है। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें एंड का टॉपिक हमने छोड़ा था क्या, थ्रूपुट और टर्न अराउंड टाइम। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था, एक बार इसको देख लेते हैं। तो थ्रूपुट क्या होता है आपका, कोई स्पेसिफिक टाइम में आपका सपोज़ करो कोई कंप्यूटर है, कोई कंप्यूटर ए है, ठीक है। ये बहुत सारे टास्क कर रहा है, एक्सेल में कर रहा है, एक्सेल में ये कोई टास्क कर रहा है, एमएस वर्ड में कोई कर रहा है, पेंट में कर रहा है, ठीक है। और जो आपको आउटपुट मिल रहा है, कोई ना कोई आपको आउटपुट मिल रहा है। अब क्या कहते हैं, थ्रूपुट टाइम आपका क्या होता है, ये 10 मिनट के अंदर आपको कितना आउटपुट दे रहा है। अमाउंट ऑफ आउटपुट या वॉल्यूम ऑफ वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम इज़ नोन एज थ्रूपुट, ठीक है। अगर मैं टर्न अराउंड टाइम की बात करूं तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है ये टोटल आउटपुट जो है, टोटल आउटपुट कितने टाइम में दे रहा है। 1 घंटे में दे रहा है, 2 घंटे में दे रहा है, या 2 मिनट में दे रहा है। समझ रहे हो आप, एक तरीके से ये जस्ट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। थ्रूपुट जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टर्न अराउंड टाइम के। अब एक चीज़ देखो, थ्रूपुट में आप क्या देख रहे हो, अमाउंट ऑफ वर्क देख रहे हो। क्या देख रहे हो, अमाउंट ऑफ वर्क इन ए स्पेसिफिक टाइम। और टर्न अराउंड टाइम में आप क्या देख रहे हो, टाइम देख रहे हो कि टोटल आउटपुट कितने टाइम में दे रहा है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस था, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मैंने पहले वाले पार्ट में एक बार बता दिया था। तो इसके बाद हम टाइप्स देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये 3 टाइप्स के होते और भी टाइप्स हैं, लेकिन जो मोस्ट बेसिक होते हैं या रूट कह सकते हो वो ये 3 होती हैं, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। अब एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैच प्रोसेसिंग की। तो हम बैच प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, बैच प्रोसेसिंग में आप बहुत सारी प्रोसेस दे रहे हो, मींस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। प्रोसेस क्या होती है, कोई इंस्ट्रक्शन होती है, कोई कमांड होती है बाय द यूज़र। यूज़र क्या करवाना चाह रहा है कंप्यूटर से, तो इसने बहुत सारी कमांड्स दी, P1 दी, P2, P3, P4 एंड P5, ठीक। तो इन सब का एक बैच बनता है, एक ग्रुप बन जाता है एक जैसी कमांड्स का। सपोज़ करो आपको आपके पास कोई प्रिंटर है, ये कोई आपका एक कंप्यूटर है, ये प्रिंटर है, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो, आपको 5 PDF प्रिंट आउट करवानी है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक एक को बार बार कमांड दोगे कि पहले मैंने एक पेज निकाल लिया उसके बाद फिर मैं दूसरा निकालूंगा। आप क्या करोगे, एक बार में 5 सिलेक्ट करके प्रिंट करवा लोगे। तो आपने क्या कहा, 5 PDF मेरे को प्रिंट करवानी है। तो इसमें क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग में सिमिलर कमांड्स जो होती हैं उनका एक बैच बना दिया जाता है। और जब ये बैच आपका सेंट्रल कंप्यूटर पे जाता है, सेंट्रल कंप्यूटर आप कह सकते हो जहाँ पर आपके सारे प्रोसेसेस को कंबाइन कर दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हो CPU के पास जब ये चला जाता है, ये स्टैक हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है ये आपके प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड करता है। अब देखो इसमें आपका क्या हुआ, सबसे पहले इसमें आपका बैच बना, उसके बाद ये कहाँ गया, ये सेंट्रलाइज्ड हुआ। मीन्स सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है यहाँ पे ये स्टोर हुआ। जब ये पूरा बैच बन गया उसके बाद ये प्रोसेसिंग के लिए कहाँ पर गया, आपके CPU के पास गया या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। अब हम कह सकते हैं कि जैसा आपके जो लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, किसी की रैम 4 GB है, किसी की 16 है, किसी की 64 है। ये सब क्या क्या होते हैं, ये सब होते हैं साइज़ ऑफ बैच। मींस एक तरीके से आप ये कह सकते हो किस लैपटॉप की, किस कंप्यूटर की कितनी कैपेसिटी है, एक बार में कितने प्रोसेस को वो हैंडल कर सकता है। अब एक बार देखते हैं इसे। सपोज़ करो ये मेरा कोई कंप्यूटर है, वो एक बार में मींस एक बैच में वो 5 प्रोसेस कर सकता है, 5 इंस्ट्रक्शंस ले सकता है वो यूज़र से। जैसे 5 इंस्ट्रक्शन पूरी होंगी वो उसका एक बैच बना देगा, उसको सेंट्रलाइज्ड करेगा, स्टोर करेगा, स्टैक में स्टोर कर लेगा।
और जैसे ये स्टोर हो जाएगी ये किसके पास भेज देगा, CPU के पास भेज देगा, और CPU क्या करेगा, आपको इसका आउटपुट दे देगा। तो इसमें ना, इसमें आप सपोज़ करो ये पूरा बैच चला गया CPU के अंदर, या ये पूरा बैच जो है ये कंटिन्यूएशन में है, ये पूरा बैच CPU के अंदर P1 का आपका आउटपुट मिल गया, P2 आपके CPU के अंदर है, P3 P4 P5 ये बची हुई हैं अभी, ठीक है। अब आपको P4 पहले चाहिए, ठीक है, अभी P2 किस में है, प्रोसेसिंग में है, इसके बाद P3 होगी, P3 और P3 P4 P5 वेटिंग में है, ये वेटिंग में है, इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, मीन्स प्रोसेसिंग हो रही है, और ये आपको आउटपुट मिल चुका है। अब आपको अगर P4 का आउटपुट चाहिए तो आपको पहले किसका वेट करना पड़ेगा, P3 के कंप्लीट होने का। अब इसमें आप P3 को आगे नहीं ले जा सकते, सॉरी P4 को आगे नहीं ले जा सकते, या किसी भी प्रोसेस को आप आगे नहीं ले जा सकते। इसका मतलब होता है बैच प्रोसेसिंग जो होती है वो प्रायोरिटी बेसिस पर वर्क नहीं करती, प्रायोरिटी बेसिस पे वर्क नहीं करती। ये इसका एक डिसएडवांटेज था। अगर आपका एक बार बैच एंटर हो गया CPU के अंदर तो पूरा बैच जब कंप्लीट होगा उसी के बाद आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ बीच में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। एक बार इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका CPU है, CPU ये आपके क्या है, बैच है, किसका, प्रोसेसर्स का, सॉरी प्रोसेसेस का। इसमें आपकी सारी क्या है, प्रोसेसेस है। ये आपकी सेंट्रलाइज होकर किसके पास जाती है, CPU के पास, और पूरा बैच एक बार में एग्जीक्यूट होता है, प्रायोरिटी बेसिस पर ये वर्क नहीं करता। तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या था आपका, बैच प्रोसेसिंग। अब इसका डिसएडवांटेज दूर करने के लिए हमने क्या लिया, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग, अब मल्टी प्रोसेसिंग जैसे कि आप नाम से देख रहे हो, मल्टी प्रोसेसिंग एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस होना। बैच में क्या हो रहा था आपका, एक बार में पूरा बैच हो रहा था, बट मल्टी प्रोसेसिंग में आप बहुत सारी प्रोसेसेस कर सकते हो, ठीक। अब देखिए एक बार इसमें पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। आपके पास P1 है, P2 P3 P4 एंड सो ऑन, कहाँ तक है, Pn तक है। मीन्स इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे प्रोसेसेस है। ये आपका हार्डवेयर है, या आप इसे कह सकते हो इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल कह सकते हो, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक। और ये है आपका CPU। अब इसमें क्या होगा आपका, सपोज़ करिए P1 जो है आपकी P1, इसमें आपका बैच नहीं बनता है, इसमें आपकी प्रोसेसेस आती हैं, जो सबसे पहले आएगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट भी होगी, सबसे पहले वो CPU के पास जाएगी। अब इसमें आपका क्या होता है, सपोज़ करिए P1 को एग्जीक्यूट हो रहा है वो डायरेक्ट CPU के पास चली जाएगी, P2 को एग्जीक्यूट होना है वो डायरेक्ट चली जाएगी। इफ़ अगर आपके P1 को किसी आउटपुट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो इन्फॉर्मेशन सपोज़ करो आपके पेन ड्राइव में है या हार्ड डिस्क में है, ठीक है ना, तो वो क्या कहाँ जाएगी, इनपुट आउटपुट के पास, इनपुट आउटपुट के पास जाएगी। अब आपके पास, अब देख रहे हो यहाँ पे टाइम बच रहा है, कौन सा टाइम बच रहा है, ये वाली जो लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये बच रही है, ये फ्री बैठी है। तो ये क्या करेगी, इस टाइम पीरियड में समझो P1 को कोई आउटपुट चाहिए या इनपुट चाहिए किसी पेरिफेरल डिवाइस से या हार्ड डिस्क से, तो ये वाली जो है ये प्रोसेस 2 पे आ जाएगी, प्रोसेस 2 को आगे फॉरवर्ड करेगी। आफ्टर दैट ये P3 को करेगी। अगर P4 को कोई इनपुट आउटपुट चाहिए, ये इनपुट आउटपुट लेगा, ये आगे बढ़ेगी, P5 को करेगी। मीन्स ये वेट नहीं कर रही। बैच में क्या हो रहा था, अगर मेरे को P1 को इनपुट आउटपुट चाहिए तो पहले ही इनपुट आउटपुट लेके आएगा, उसके बाद ये CPU में जाएगा और उसके बाद ये P2 पे आएगा। वेयर एज यहाँ पे क्या हो रहा है, P1 को अगर इनपुट आउटपुट चाहिए ये अपना इनपुट आउटपुट लेता रहेगा, ये P2 पे आ जाएगा, P2 आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। P3 पे आ जाएगा, P3 को अगर इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो इस पे जाएगा और P4 इसमें फॉरवर्ड हो जाएगी। वेट नहीं कर रहा किसी का। वेयर एज बैच में पहले ही इनपुट आउटपुट लेके आएगा, उसके बाद CPU में जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी। इसमें अगर आपको पहले इनपुट आउटपुट चाहिए, इनपुट आउटपुट चाहिए तो पहले आप इनपुट आउटपुट ले लो, जब तक हम दूसरी प्रोसेस कर रहे हैं। मल्टी प्रोसेसिंग में आपका ये होता है, ठीक। तो इसका वो जो डिसएडवांटेज, और हाँ इसमें ये आपका प्रायोरिटी बेसिस पे वर्क करता है। मींस आप इसमें चेंज कर सकते हो, अगर आपको सबसे पहले प्रोसेस थी करवानी है, या फिर सपोज़ करो CPU में आपका P1 चल रहा था,
नेक्स्ट कौन सी आएगी, P2 आएगी, बट आपको कौन सी करवानी है, P3 करवानी है, तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आप प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो। तो ये इसका क्या था, एक एडवांटेज था। अगर हम इसमें एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज इसका क्या है, इसका थ्रूपुट बढ़ जाएगा, थ्रूपुट बढ़ेगा और टर्न अराउंड टाइम कम हो जाएगा। प्रायोरिटी बेसिस पे ये काम करता है ना। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या थे भाई इसके, इसको मेंटेन करने के लिए आपको लार्ज मेमोरी स्पेस चाहिए, लार्ज मेमोरी स्पेस, ठीक है ना। और भाई इसके लिए आपको मेनली यही था एक इसका डिसएडवांटेज। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपना एक इसका फ्लो चार्ट है वो देख लेते हैं। किसका फ्लो चार्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग का। रनिंग, एक्टिव, रेडी, ओके। और यू कैन से इसको हम ब्लॉक कह देते हैं, ब्लॉक्ड। अब कोई आपकी कमांड है, ठीक है, तो वो कोई प्रोसेस है, वो रन हुई आपकी P1 है, उसको अगर इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो यहाँ से इनपुट आउटपुट लेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, वेट फॉर इनपुट आउटपुट, वेट कर रहा है किसके लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। इनपुट आउटपुट जब कंप्लीट हो जाएगा, इनपुट आउटपुट जब कंप्लीट हो जाएगा, अब कमांड क्या है, रेडी है, किसके लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। अब जब वो रेडी स्टेट में आ जाएगी तब वो CPU के फ्री होने का वेट करेगी। अब देखो एक बार इसे समझ लेते हैं। सपोज़ करिए आपके पास दो कमांड है, P1 P2 P3, तीन कमांड है, P1 P2 P3। P1 को कोई भी इनपुट आउटपुट नहीं चाहिए था, तो अब इसमें एट करंट P1 रन हो रहा है। P2 को इनपुट आउटपुट चाहिए था, तो P2 किस में गया, पहले इनपुट आउटपुट का इसने वेट किया। जब इसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, वो रेडी स्टेट में आ गया। अब रेडी स्टेट में आके वो किसका वेट कर रहा है, CPU के फ्री होने का। CPU में अभी क्या चल रहा है, P1 चल रहा है, ठीक है ना। जैसे ही P1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, P2 इसमें आ जाएगा रनिंग स्टेट में। तो ये एक इसका छोटा सा फ्लो चार्ट था, ठीक। अब हम आते हैं अपना मल्टी प्रोसेसिंग में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स इसमें आपके प्रोसेसर्स बढ़ जाते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स जब आपके एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो जाते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा CPU को आप कंबाइन कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, ये मल्टी प्रोसेसिंग हो जाता है, ठीक। इसको एक बार हम देखते हैं। इसका भी एक डायग्राम है, वो देख लेते हैं हम। ये है आपकी मेन मेमोरी, CPU 1। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, और ये किससे कनेक्ट होता है, आपका इनपुट आउटपुट यूनिट्स। सेम इधर की साइड आ जाते हैं, CPU 2 इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ये किससे कनेक्ट होता है, आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, या फिर पोर्ट्स कह लो या यूनिट्स कह लो, यूनिट्स कह लेते हैं, ठीक। अब देखो इसमें आपके पास एक कंप्यूटर है, उसके पास एक मेन मेमोरी है, ठीक है ना। अब उससे मैंने दो CPU को कनेक्ट कर दिया। अब एक CPU पे मैं 5 टास्क कर रहा हूँ और इस वाले पे मैं 6 टास्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 + 5 टोटल कितने टास्क हो रहे हैं एक बार में, 11 टास्क हो रहे हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, मल्टी प्रोसेसिंग। पहले हमने देखा था सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग, उसमें एक बार में एक टास्क हो रहा था, बैच बना रहा था। उसके बाद हमने देखा मल्टी प्रोग्रामिंग, वो एक बार में 5-5 टास्क कर रहा था। अब हमने देखा जब एक CPU से जब 5 बार टास्क हो सकता है, मतलब 5-5 टास्क हो सकते हैं, क्यों ना हम एक कंप्यूटर से 2 या 3 CPU ज्वाइन कर दें। अगर मैं 5-5 करूँगा, 15 टास्क मेरे एक बार में कंप्लीट होंगे, है ना। वही एल्गोरिथम इसमें यूज़ करी और आपके
प्रोसेसर्स को बढ़ा दिया, प्रोसेसर्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब एक साथ इसमें क्या हो रहा है, 11 टास्क हो रहे हैं। अब इसका जो एडवांटेज था, मेन एडवांटेज क्या था, ये थ्रूपुट ज़्यादा दे रहा था, मींस एक स्पेसिफिक टाइम में वॉल्यूम ऑफ वर्क ज़्यादा दे रहा था, अमाउंट ऑफ आउटपुट ज़्यादा दे रहा था, टर्न अराउंड टाइम कम दे रहा था। मींस टर्न अराउंड टाइम मींस किसी काम को करने में टर्न अराउंड टाइम कम लग रहा था। एंड इसका एक एडवांटेज था आपका, हाँ, अगर सपोज एनी कंडीशन, किसी कंडीशन की वजह से ये CPU ब्रेक डाउन हो गया, तो ये अपना जो लोड था वो किस पे ट्रांसफ़र कर देता था, सेकंड CPU पे। तो इसको हम कहते हैं वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस प्रोसेस पर काम करता है, किस एल्गोरिथम पर काम करता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई एक CPU आपका ख़राब हो गया तो वो अपना वर्क किस पे कर देता था, अपनी जॉब किस पे ट्रांसफ़र कर देता था, अपनी प्रोसेस किस पे ट्रांसफ़र कर देता था, नेक्स्ट CPU पे। इससे आपका काम रुकता नहीं था और आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता था, ठीक है। तो इसकी एडवांटेज क्या थी, एफिशिएंसी बढ़ जाती थी इसकी कंप्यूटर सिस्टम की। अगर हम इन एडिशन टू CPU इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अदर डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स आप और कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे। ये बैकअप प्रोवाइड करता था। बैकअप मीन्स वही, अगर कोई आपका ब्रेकडाउन होता है तो ये दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देता था, तो इसको आप बैकअप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, इसके लिए मेन मेमोरी बहुत बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस CPU की टास्क भी इसमें आ रही हैं, इस CPU की प्रोसेसेस भी इसमें आ रही हैं, है ना। तो मेन मेमोरी बड़ी होनी चाहिए। एक इसका डिसएडवांटेज ये था कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो लैपटॉप्स होते हैं जिसके अंदर, या फिर आप मल्टी प्रोसेसिंग करोगे जिसमें आप बहुत सारे प्रोसेसर लगा दोगे, जाहिर सी बात है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। और मेन इसका हमने ऐसा क्यों किया था कि CPU, सपोज़ करो आपने कोई लैपटॉप है, लाख का लिया, 1.5 लाख का लिया, अब आप उसमें पैसे खर्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसकी स्पीड अच्छी है। स्पीड क्यों अच्छी है? क्योंकि वो CPU को फ्री नहीं होने दे रहा, है ना। कभी इधर से टास्क आ रही है, कभी इधर से टास्क आ रही है, और टास्क जो है वो तुरंत के तुरंत एग्जीक्यूट होती जा रही है। अगर आप बैच प्रोसेसिंग वाला कोई लैपटॉप लेते हो, ठीक, तो सपोज़ करो वो आपका 50,000 का आया, तो उसमें एक बार में एक टास्क हो रही है, आपने अपना बजट आगे किया। मींस एक तरीके से जो आपने एक्सपेंसिव चीज़ ली है, क्यों ली है? आपको आउटपुट ज़्यादा मिले, जल्दी मिले, CPU को फ्री नहीं होने देना है, ठीक। अब बहुत से इसमें आपके डिफरेंस हैं, किसमें मल्टी प्रोसेसिंग में और किसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में। तो अगर हम मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें, इधर हम मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं और इधर हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका एक CPU काम कर रहा था, इसमें आपका मोर देन वन CPU। मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका एक CPU है, तो ये चीप होगा, वेयर एज ये आपका एक्सपेंसिव होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक CPU है तो बैकअप नहीं होगा, इसमें आपका बिल्ट इन बैकअप होता है, बिल्ट इन बैकअप। मल्टी प्रोग्रामिंग है तो इसका जो इसकी स्पीड जो होगी वो लो होगी एज़ कम्पेयर टू मल्टी प्रोसेसिंग, इसकी स्पीड हाई होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपके एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं, ठीक। तो ये था हमारा पार्ट 2 में। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके अदर पार्ट्स लाइक टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। थैंक यू।